हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है हम जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो आज इस लेक्चर में हम कुछ 10 to 12 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले जो है हम थियरी देख लेंगे कि थियरी क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, क्योंकि थियरी पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसे पढ़ेंगे तभी हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले हम थियरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ओके, तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि नामकरण, यानी कि किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। ओके, क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन करना आप कह सकते हो। और ये जो थियरी है ये 3 हायरार्की मॉडल पर बेस्ड है। यानी कि यहाँ पर आपको 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। और अगर आप इन 3 पार्ट को कवर करते हैं तो लर्निंग जो हो जाएगी वो बेहतर हो जाएगी। यानी किसी भी लर्निंग को इम्प्रूवमेंट बेहतर बनाने के लिए, एक कम्प्लीटली तौर पर हमें करने के लिए ये 3 चीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो 3 टर्म हम देख लेते हैं। फर्स्ट होगा कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के 6 स्टेजेस हैं। अफेक्टिव डोमेन इसके 5 हैं। और सेंसरी, या आप कह सकते हैं इसे साइकोमोटर, या फिर आप इसे क्वांटेटिव डोमेन लर्निंग भी आप इसे बोल सकते हो। यानी कि इसके अलग अलग नाम हैं, जो कि तीनों नेम याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पेपर में कोई भी नेम से पूछा जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव डोमेन। इससे क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है हमारा, जैसे कि इस नोट्स में आप देख सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन जो है यहाँ पर मैंने हायरार्की बनाया है। ठीक है, तो इस हायरार्की में आप देख सकते हैं नंबर 1 पे क्या है, नॉलेज। देखिए इसे दिया कब गया था, 1956। ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बस यहाँ पर मैं मॉडल बता रही हूँ कि 1956 का है और ये 2001 का 2001 का है। क्योंकि आपको पता है कोई भी मॉडल हो, कोई भी हायरार्की हो, उसमें जैसे कि अगर आप कोई भी कानून के बारे में बात कर लीजिए, लॉज वगैरह जो हमारे इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, वो भी एक टाइम टू टाइम जो होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, यानी उसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि जब 1956 में ये आया था ये मॉडल। ओके, ये कुछ इस तरीके से है। 6 स्टेजेस हैं इसमें। पहला जो है वो है नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन सेकेंड नंबर पे डाला गया। फिर आता है एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। ये आपका 1956 का हायरार्की है। और देखिए इसे आप समझ सकते हैं, नॉलेज यानी कि जब हम बच्चों को स्टार्टिंग में, जब बच्चे आते हैं स्कूल में, तो टीचर डायरेक्ट उन्हें बताती है दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ अ चेयर, वट एवर। ठीक है, जो कंक्रीट जो चीज़ें होती हैं उन्हें दिखाकर टीचर उन्हें डायरेक्टली बताती है, बेटा ये चेयर है, ये पेंसिल है, ये डस्टर है। ओके, यानी टीचर ने क्या दे दिया, नॉलेज दे दिया। अब बच्चे कॉम्प्रीहेंशन में जैसे जैसे वो बड़ी लेवल पे आते हैं, ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया हमारा सबसे छोटा वाला। अब नेक्स्ट जो होगा उससे थोड़ा बड़ा जो होगा वो आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में बच्चे क्या करते हैं, समझेंगे। यानी यहाँ पर उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बच्चों में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, और उसे वो समझना स्टार्ट कर देगा। एप्लीकेशन, समझ गया बच्चा, यानी कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पर बच्चे को अंडरस्टैंडिंग मिल गई। अब बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट करेगा। तो अप्लाई से हमारा बन जाता है एप्लीकेशन। फोर्थ स्टेज में एनालिसिस, बच्चे ने समझ लिया, ठीक है, बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आ गई, बच्चे ने अप्लाई करना सीख लिया। अब बच्चा क्या करेगा, उसे एनालिसिस करेगा। एनालिसिस का मतलब होता है उस चीज़ को वो तोड़ तोड़ कर समझेगा। ठीक है, अब वो अपनी नज़रिए से समझने की कोशिश करेगा। टीचर ने उसे एक फॉर्मूला डायरेक्टली बता दिया है, अब बच्चा जब उसे अप्लाई करना आ जाता है वो फॉर्मूले को, तो अब वो क्या करेगा, उसे तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश करेगा। और जब वो तोड़ कर समझना यानी एनालिसिस करना वो समझ गया, तो अब वो खुद से अपना एक नया फॉर्मूला क्रिएट बनाने की सोचेगा, जिसे आप सिंथेसिस कहोगे। और वो हर चीज़ों में, चाहे वो फॉर्मूला हो या थियोरी हो, वो चेंजेस करना भी उसे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट लेवल था वो था इवेल्युएशन। मगर जब 2001 की बात की जाए, ये जो हमारा हायरार्की मॉडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सीक्वेंस। रिमेंबर, जो कि पहले नॉलेज था उसे रिमेंबर बना दिया गया, कि बच्चों को पहले याद करवाया जाता है कि बेटा दिस इज़, ये एप्पल है, ये डस्टर है, ये चेयर है। फिर बच्चे में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, फिर बच्चा उसको अप्लाई करता है, एनालाइज करता है। तो आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 ये चारों स्टेज दोनों में सेम ही हैं। ओके,
बट ऊपर के जो दो स्टेज हैं यहाँ पर याद रखना है, ये जो दो स्टेज हैं यहाँ पर जो कि हाईएस्ट लेवल में आते हैं, देखिए स्टार्टिंग के तीन जो हैं वो लो में आ जाएंगे, ठीक है, इनिशियल फेज या लो फेज आप कह सकते हैं, और ऊपर के तीन जो हो जाएंगे वो हाईएस्ट थिंकिंग आप डाल सकते हो उसे कि हाईएस्ट लेवल है वो। तो यहाँ पर जो दो है, पहले सिंथेसिस था तो सिंथेसिस को चेंज किया गया, सिंथेसिस को यहाँ पर, यानी कि पहले क्या था, पहले सिंथेसिस को नीचे रखा गया था, ओके। अब यहाँ पर सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, क्रिएट करना। तो इस मॉडल में क्रिएशन को, क्रिएट करने को यानी कोई चीज़ बनाने को हाईएस्ट यानी ऊपर रख दिया गया, और इवैल्यूएशन यानी कि चेंजेस को इवैल्यूएट करना, उसमें ही मैन्युपुलेट करके कुछ चेंज करना, उसे नीचे कर दिया गया। ऑफ कोर्स ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए, क्रिएट करना, बनाना, यानी बच्चे ने बनाया है उस चीज़ को, क्रिएट किया है, तो उसे सबसे ऊपर रखना है हमें। चेंजेस करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं कोई फॉर्मूला आपको दे दूँ, ठीक है, वो फॉर्मूले से मैं कहूँ कि आप इस क्वेश्चन पे आप कोई एक ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन बनाइए, तो आपने उस क्वेश्चन को क्या किया, आपने उस क्वेश्चन को इवैल्यूएट किया, चेंज कर दिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, उसके जो नंबर्स फिगर्स थे आप उसको चेंज कर दोगे, ओके। क्रिएट करना यानी बनाना, तो इस चीज़ को यहाँ पर 2001 का जो हायरार्की है यहाँ पर टॉप पर उसे रखा गया। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। पहले इसे हम नाउन कहते थे, अब वो नाउन को बदल के 2001 में इसे बोल दिया गया टू वर्ब फॉर्म, ओके। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसका लेवल भी याद रखना है कि सबसे ऊपरी जो सबसे ऊपर लेवल है इसका, यहाँ पर 2001 में जो है वो है क्रिएट, बट 1956 में किसको रखा गया था सबसे ऊपर, इवैल्यूएशन को, ओके। तो इम्पॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया ये क्वेश्चन। जो फर्स्ट फेज था कॉग्निटिव डोमेन, जो कि अभी हमने पढ़ा, ये ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए, कई दफ़ा हमें ये डाउट होता है कि नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन में जो है डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 2 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉलेज, नॉलेज को जो है अलग अलग टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। नॉलेज का मतलब होता है डिफाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, रिकॉग्नाइज, एक्सप्लेन। तो ये सारे इस चीज़ की आप क्या कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक बार देख लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना आपको क्वेश्चन में टर्म देकर पूछ ली जाएगी, जैसे कि एनालाइज करना। तो एनालाइज के लिए कौन कौन से हमारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट, कनेक्ट करना, रिलेट करना, को रिलेट करना, ठीक है, कंक्लूड करना। जैसे कि क्रिएट, क्रिएट में इन्वेंट वर्ड आ गया, कि अगर बच्चे ने या किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो वो कौन से स्टेज से बिलोंग करेगी, कॉग्निटिव डोमेन से। तो आपको बताना है कि वो कहाँ से रिलेट करेगा, आपका क्रिएट से रिलेट करेगा। कोई चीज़ मॉडिफाई करना, डेवलप करना, मॉडिफाई, डेवलप, रीराइट, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, क्रिएट में आ जाएगी। एनालाइज के लिए कुछ यहाँ पर वर्ड्स दे दिए गए हैं। अप्लाई यानी कि सॉल्व करना, चेंज करना उस चीज़ को, रिलेट करना, स्केच करना, टीच, ठीक है, डिस्कवर करना, ट्रांसफ़र करना। तो ये एक बार आप देख लीजिए इसको, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड डोमेन जो है, मैंने बताया 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे, ठीक है। फर्स्ट तो हमने देख लिया कॉग्निटिव, अब हम देखने वाले हैं अफेक्टिव डोमेन। अब देखिए अफेक्टिव डोमेन जो है ये हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, ये सारे की पॉइंट्स हैं, ये रिलेटेड विथ ओन इमोशंस, फीलिंग्स, वैल्यूज़, मोटिवेशन, एटीट्यूड। जिस क्वेश्चन में अगर इमोशंस की बात आ जाए, ठीक है, इमोशंस से रिलेटेड और जो वर्ड्स टर्म होते हैं, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अफेक्टिव डोमेन की बात हो रही है। अब इसके भी कुछ स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं, जो कि आपको रटने नहीं है, बस एक बार पढ़ लेने हैं, क्योंकि पूछा तो नहीं गया है, बट एक बार आप पढ़ लो। रिसीविंग, कोई भी चीज़ को पहले रिसीव करना, ओके। रिसीव करने के बाद आप उस पर क्या करोगे, रिस्पॉन्स करोगे, वैल्यू दोगे उसे, ऑर्गेनाइजिंग करके इंटरनलाइजिंग वैल्यू कर दोगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अब तक। थर्ड जो है हमारा वो आता है साइकोमोटर। तो साइकोमोटर को मैंने आपको बताया कि साइकोमोटर को यहाँ पर जो साइकोमोटर डोमेन है इसे हम और क्या कहते हैं, इसे आप लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, कॉग्निटिव डोमेन
लर्निंग, क्या कहते हैं हम उसे, और कॉग्निटिव डोमेन लर्निंग। कई दफ़ा जो है ऑप्शन में आपको साइकोमोटर ना देते हुए आपको कॉग्निटिव या फिर आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेंसरी डोमेन भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसे ऐड कर लीजिए, CONATIVE, ओके, स्पेल बराबर से इसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पर साइकोमोटर से, यहाँ पर देखिए मोटर, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने वहाँ पर मोटर प्रिंसिपल में आपको पढ़ाया था, डेवलपमेंट प्रिंसिपल में। मोटर का मतलब ही क्या होता है, एक्टिविटी। कि हमें यहाँ पर सारे वर्ड्स जो हैं आप अगर अंडरस्टैंड, अगर आप समझते हो तो आप दूसरी थियरी में भी आप उसे रिलेट कर सकते हो। मोटर का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी, बट यहाँ पर एक्टिविटी है, बट एक्टिविटी कैसी है, साइकोमोटर। साइकोमोटर का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी, जैसे कि कौन कौन सी एक्टिविटी इसमें आप देख लोगे। फर्स्ट आ जाएगी रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट वो होता है जैसे कि हमारा कंट्रोल नहीं होता उस पर, वो खुद ब खुद होती है। जैसे कि हार्ट बीट, सोते वक्त क्या आप खुद से सांस लेते हो, वो अपने आप, वो जो प्रोसेस होता है वो अपने आप होता है। हार्ट बीट हो गया, आपकी आंखें जो होती हैं, आंखों की पलकें जो झपकती है थोड़ी थोड़ी देर में, ये सारे मूवमेंट हमारे किस में आ जाते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट में। और इतना आपको याद रखना है, क्वेश्चन में अगर एक्टिविटी से रिलेटेड बात कर दी जाए तो आपके आंसर का ऑप्शन, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइकोमोटर डोमेन लर्निंग। ओके, बेसिक मूवमेंट, जैसे बच्चा चलता फिरता है, बेसिक में आ जाएगा। परसेप्चुअल एबिलिटीज़ देखकर जो एबिलिटीज़ होती है, फिजिकल में वही जो आपके फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह से जो भी आ जाएगा वो एक्टिविटी यहाँ पर आ जाएंगी। स्किल मूवमेंट, अब स्किल मूवमेंट में आपने कोई चीज़ सीख कर अब आप उसे कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारे मूवमेंट हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी आ जाएगा। तो ये सब आ जाता है आपका साइकोमोटर डोमेन लर्निंग में। ओके, अब इससे रिलेटेड जो है, इस थियरी से रिलेटेड कुछ 10 या 11 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एक मिनट, हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डोमेन ऑफ लर्निंग है। तो अभी हमने बताया था कि डोमेन ऑफ लर्निंग के कितने पार्ट होते, हमने देखे थे 3। ओके, पहला था कॉग्निटिव, दूसरा था अफेक्टिव, तीसरा था सेंसरी या फिर आप कहो साइकोमोटर। तो देखिए यहाँ पर हम ढूंढते हैं, तो जो लर्निंग में है हमारी 3 टाइप की लर्निंग थी। कॉग्निटिव तो यहाँ है नहीं, एक्सपेरिमेंट ये हमने कुछ पढ़ा नहीं है, स्पिरिचुअल ये भी नहीं पढ़ा है, प्रोफेशनल ये भी नहीं पढ़ा है, यानी कि आप अपने आंसर को एलिमिनेट करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। तो कौन सी हमारी लर्निंग आ गई, अफेक्टिव लर्निंग। 3 टाइप की लर्निंग थी, ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड सेंसरी मोटर। क्वेश्चन 2 क्या है, देखिए, द डूइंग एस्पेक्ट। ठीक है, डूइंग यानी कोई चीज़ करना, ठीक है। द डूइंग एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन। देखिए ये एक्टिविटी हो रही है ना, डूइंग आप करोगे यानी कोई काम करोगे, तो काम करोगे, वो काम आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी हो जाएगी। तो आपको देखना है क्या वो कॉग्निटिव है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। कॉग्निटिव जो है वो आपके माइंड से रिलेटेड होता है। अफेक्टिव ये आपके इमोशन से रिलेटेड होता है, ये भी नहीं होगा। ओके, अब गलती से क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़े होते हैं बट हम अपने टर्म्स को अच्छे से याद नहीं रखते। बच्चे इसे राइट ऑप्शन, मतलब स्टूडेंट जो है इसे राइट मार्क करते हैं, बट एक्चुअली में ये रॉन्ग है। आपको ये पूरा आप पढ़िए, क्या दिया है, साइकोलॉजिकल, और मैंने जो पढ़ाया था वो था साइकोमोटर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि साइकोमोटर को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन लर्निंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप एलिमिनेशन से भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हो, और नॉर्मली अगर आपने थियरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको तो याद ही होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। यही, इसे ही हम क्या कहते हैं, साइकोमोटर डोमेन, जो कि आपके किससे रिलेटेड है, एक्टिविटी से। क्वेश्चन 3, स्टूडेंट इज़ अग्रेसिव। अब देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट की बात की जा रही है कि स्टूडेंट इज़ अग्रेसिव इन हिज बिहेवियर। उसका बिहेवियर थोड़ा अग्रेसिव टाइप का है, थोड़ा जो बहुत जल्दी मतलब
झगड़ा वगैरह होता है ना कि वो बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं। हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल। जो नॉर्म्स वगैरह होते हैं स्कूल के वो उसे नहीं फॉलो करता, नहीं मानता है। तो मतलब वो कौन सी कैटेगरी में बच्चे को जो है दिस स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन, यानी उसे किस कैटेगरी में बच्चों को हेल्प करना ज़रूरी है। ठीक है, 3 टाइप की हमने लर्निंग देखी थी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आप कॉमन सी बात सोचें, बच्चा कैसा है, अग्रेसिव नेचर का है। अग्रेसिव जो होता है, ये जो नेचर होता है वो इमोशन और उसकी फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है। और इमोशन और फीलिंग्स की जहाँ बात आ जाए तो आप डायरेक्टली कहोगे कि वो किससे रिलेटेड है, अफेक्टिव डोमेन से। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आपको इलिमिनेशन मेथड देखना है, तो आप खुद सोच सकते हो कॉग्निटिव डोमेन में माइंड से रिलेटेड होगा, तो यानी तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। साइकोमोटर में हमने बताया था एक्टिविटी होगी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है इस थियोरी में, तो आपका राइट ऑप्शन क्या बचता है, अफेक्टिव डोमेन। और अफेक्टिव डोमेन को तो आप इस तरीके से रिलेट कीजिए, डेफिनेशन दी मैंने बताया भी है कि अफेक्टिव डोमेन जो है हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, वैल्यू, मोटिवेशन, एटीट्यूड से रिलेटेड होता है। कि अगर बच्चा अग्रेसिव नेचर का है तो आपको जो लर्निंग बच्चों को देनी है वो अफेक्टिव डोमेन में इंक्लूड करती है कि आपको उसे समझाना है। ठीक है, उसके इमोशन फीलिंग को पहले तो आपको समझना होगा कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स देखिए, यहाँ पर कीवर्ड्स आपका क्या है, तो कीवर्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हो। कीवर्ड्स पकड़िए यहाँ पर, एनालाइज करने का मतलब क्या होता है कि आप जो है, मैंने कॉग्निटिव में पढ़ाया था। देखिए कॉग्निटिव डोमेन की ही बात हो रही है। कॉग्निटिव में जो एनालाइजिंग होगा, एनालाइजिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो है अप्लाई करना सीख गया है, एप्लीकेशन के बाद बच्चा एनालाइजिंग करेगा। एनालाइजिंग करेगा मतलब उसे तोड़ तोड़ कर कोई भी चीज़ को वो समझेगा। ओके, तो तोड़ना यानी कि डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, क्लासीफाई बिल्कुल नहीं, डिस्क्राइब करेगा बिल्कुल नहीं, आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं, वो डिफ्रेंशिएट करेगा। आपने चीज़ों को क्या किया है, तोड़ा है। ओके, स्प्लिट किया है, यानी उसे क्या कर दिया है, आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो कीवर्ड से आप अपने आंसर तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। अब हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में क्या है, देखिए, अ ट्रेनी टीचर राइट वन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एज अ स्टूडेंट शैल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। अब देखिए ये क्रॉप्स के बारे में पता ही होगा, हमें इससे रिलेट नहीं करना है, हमें समझना नहीं है ये कौन सी फसलें हैं, कब उगाई जाती है कब नहीं। सिर्फ यहाँ पर इस चीज़ को आप हाईलाइट कीजिए कि बच्चा जो है यहाँ पर कब डिफ्रेंशिएट कर पाता है खरीफ एंड रबी क्रॉप्स को। तो वो जो डोमेन होगा वो कौन से डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव में वो इंक्लूड करेगा। क्या वो साइकोमोटर में करेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइकोमोटर तो एक एक्टिविटी है। अफेक्टिव जो है, अफेक्टिव डोमेन जो है वो हमारे इमोशन, हमारी फीलिंग से जुड़ा है। और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना, कोई इमोशन कोई फीलिंग यहाँ पर नहीं जुड़ती है। यहाँ पर क्या ये स्किल है, बिल्कुल नहीं, स्किल की तो हमने कोई डोमेन में बात नहीं की है। यानी ये हमारा किससे रिलेट है, कॉग्निटिव। बच्चा जो है अंडरस्टैंड कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, वो अपने हर चीज़ जो कर रहा है वो अपने दिमाग से कर रहा है। ठीक है, मेंटल एक्टिविटी हो रही है। डिफ्रेंशिएट भी करेगा तो मेंटल एक्टिविटी को रखकर वो करेगा। राइट, तो योर राइट आंसर इज कॉग्निटिव। Comprehending the meaning, translation and interpolation are the specification of which category। अब देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि अर्थ को बच्चा क्या करता है, अर्थ को समझना। यानी यहाँ पर कॉम्प्रीहेंडिंग द मीनिंग, मीनिंग को वो क्या कर रहा है, समझ रहा है, उसे ट्रांसलेट कर रहा है। सारी चीज़ें बच्चा अब यहाँ पर कर रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी, तो ऑफ कोर्स बच्चे को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है यानी यहाँ पर बच्चे की क्या हो रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। बच्चा चीज़ों को तोड़ फोड़ नहीं रहा है कि तोड़कर वो समझ रहा है, तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। वो रट भी नहीं रहा है, रिमेंबर याद भी नहीं कर रहा है, वो कोई चीज़ अप्लाई भी नहीं कर रहा है। यानी राइट ऑप्शन आपका अंडरस्टैंडिंग, बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आई है तभी तो वो मीनिंग, अर्थ जान रहा है, उसे समझ रहा है। ओके,
सेवेंथ क्वेश्चन जो है हमारा, अ ट्रेनी टीचर, आई थिंक ये हो गया है, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा नहीं, ठीक है। अ ट्रेनी टीचर, वेट, write one of the instructional objective, student shall be able to describe the meaning of democracy। अब देखिए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डेमोक्रेसी का मीनिंग इसे हाईलाइट कीजिए, ठीक है। डेमोक्रेसी का वो क्या कर रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये किस चीज़ में बिलोंग करेगा, क्या वो सिंथेसिस कर रहे हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या ये स्किल से रिलेट होगा, क्या वो एनालाइज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो चीज़ों को तोड़ थोड़ी ना रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं मीनिंग को, ठीक है, या समझा रहे हैं किसी को। तो वो सारी चीज़ अंडरस्टैंडिंग की जहाँ पर बात आती है, तो वो सारी चीज़ किस में आ जाती है, आपकी कॉम्प्रीहेंशन में। और ये पहला स्टेज, ये सेकेंड स्टेज होता है, ओके। पहला स्टेज जो होता है कॉग्निटिव डोमेन में, वो नॉलेज आती है, नॉलेज के बाद बच्चा समझेगा, और जहाँ बच्चा समझेगा वो चीज़ आ जाती है आपकी कॉम्प्रीहेंशन में। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है, विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वुड द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू, ओके। अब आपको बताना है कि ये कॉग्निटिव डोमेन में कौन से स्टेज से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली क्या है आपका, देखिए, वॉशिंग ऑफ हैंड्स रिजल्ट इन द रिडक्शन इंसिडेंट ऑफ डायरियल डिसीज। डायरिया एक डिसीज़ है, अगर आप वॉशिंग हैंड मतलब हाथ को बार बार धुलते हैं तो इस डिसीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। तो ये जो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह रही हूँ मैं, कॉग्निटिव डोमेन में कौन से स्टेज से बिलोंग करता है, कॉग्निटिव डोमेन के कौन से स्टेज से बिलोंग करेगा। तो थोड़ा यहाँ पर सोचिए आप, क्या वो कॉम्प्रीहेंडिंग कर रहा है, क्या वो अप्लाइंग कर रहा है, क्या वो एनालाइजिंग कर रहा है, क्या वो इवेल्युएटिंग कर रहा है। देखो इवेल्युएटिंग चेंजेस तो वो कुछ कर नहीं रहा है, एनालाइजिंग यानी तोड़ फोड़, मतलब चीज़ों को सीख चुका है, अब वो तोड़ तोड़ कर उस चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है। तो एनालाइजिंग तो बिल्कुल नहीं कर रहा है वो। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही होता है समझेगा, समझने वाली बात यहाँ पर है ही नहीं। क्वेश्चन में हमारे दिया गया है कि वो हाथ को वॉश करके, बार बार हाथ वॉश करने से इस डिसीज़ को कम किया जा रहा है, ओके, कम हो रही है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, आप खुद सोचिए ना, हाथों को वॉश करना यानी कोई चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर अप्लाइंग योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी डज दिस स्पेसिफिकेशन बिलोंग टू, बिल्ड। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी बतानी है, किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। बिल्ड अ स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट। देखिए यहाँ पर आपका आंसर फौरन ही आपको मिल जाना चाहिए। बिल्ड अ स्ट्रक्चर और पैटर्न, कोई बच्चा जो कोई भी हो जो क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट वो पैटर्न को बना रहा है, बिल्ड कर रहा है। बिल्ड करना यानी बनाना, और मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव डोमेन में बनाने से रिलेट अगर आ जाए, बच्चा किसी चीज़ को बिल्ड कर रहा है, बना रहा है, इन्वेंट कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, तो आप कहोगे वो सबसे हाईएस्ट स्टेज यानी कि क्रिएटिंग स्टेज में आएगा, जो कि आपका कौन सा स्टेज है, सिक्स्थ स्टेज है, ओके। रिमेंबरिंग ना करेगा, ना वो इवेल्युएटिंग कर रहा है, ना वो एनालाइजिंग कर रहा है, वो बिल्ड कर रहा है, बिल्ड्स अ स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न, ठीक है, बना रहा है किसी चीज़ को वो। नेक्स्ट, तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है। इवेल्युएशन इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ नॉलेज, ठीक है। इवेल्युएशन, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही ईजी है। इवेल्युएशन हाईएस्ट स्टेज है ऑफ नॉलेज अंडर विच डोमेन, कौन से डोमेन का इवेल्युएशन हाईएस्ट स्टेज है। तो आपको अगर याद हो, मैंने कॉग्निटिव डोमेन आपको पढ़ाया था, एक था 1956 का हायरार्की और दूसरा 2001 का। मैंने आपको कहा था कि 1956 में 6 स्टेज पर, हाईएस्ट स्टेज पर किसे रखा गया था, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं किसे रखा गया था, इवैल्यूएशन को रखा गया था, ओके। तो इवैल्यूएशन जो टर्म है वो किस में, कौन से डोमेन में आता है, तो ऑफकोर्स आप कहोगे वो किस में आ जाएगा, आपका कॉग्निटिव डोमेन में, ठीक है। ये कॉग्निटिव डोमेन था हमारा। पहला स्टेज जो था नॉलेज का था, फिर कॉम्प्रीहेंशन था, कॉम्प्रीहेंशन के बाद एनालिसिस, एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन के बाद था एनालिसिस, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस, और सबसे हाईएस्ट स्टेज जो था वो था इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच कैटेगरी डू दीज कीवर्ड्स एनालिसिस ब्रेक डाउन कंपेयर्स कॉन्ट्रास्ट डायग्राम डिफरेंशिएट बिलोंग टू। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, किस से बिलोंग करेंगे, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए आपका आंसर तो आपके फर्स्ट वर्ड्स में ही छुपा हुआ है। एनालाइज जो दिया है तो वो एनालाइजिंग टर्म को रिलेट करेगा। और ऑफ कोर्स मैंने एनालाइजिंग में आपको दिखाया भी है वहाँ पर कि एनालाइजिंग का मतलब होता है स्टूडेंट वहाँ पर तोड़ तोड़ कर चीज़ों को ब्रेक डाउन करके, कंपेयर करके, कॉन्ट्रास्ट करके, डिफ्रेंशिएट करके उसे समझते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एनालाइजिंग। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।